सोच बनानी होगी। आज का टॉपिक कुछ इस तरह का है। आज के विषय को हम दशमांश कुंडली की ओर ले जाएंगे। दशमांश कुंडली का जो सिद्धांत है और जो बनाने की विधि है वो महर्षि पराशर ने हमें दी है। यदि D1 जन्म कुंडली में विषम राशि का ऑड साइन का उदय हुआ है तो दशमांश की गिनती वहीं से आरंभ होगी। और यदि सम राशि इवन साइन का उदय हुआ है D1 चार्ट लग्न कुंडली में तो दशमांश की गिनती वहां से 9वें भाव से शुरू होगी। इस तरह दशमांश बनाया जाता है। अब कोई भी दशमांश 10 साइन तक ही सीमित रहता है। तो बाकी की जो 10वीं राशि के बाद की राशियां आती हैं, जैसे 11वें भाव और 12वें भाव की राशियां, वो राशियां अदृश्य हो जाती हैं। इस तरह उदाहरण के लिए जैसे मेष राशि का दशमांश है तो अदृश्य राशियां कुंभ और मीन होगी, क्योंकि दशमांश मकर से आगे जा ही नहीं सकता है। जब आ जाएगा नहीं तो वो 2 राशियां एक तरह से अदृश्य हो जाएंगी उसके लिए। इस तरह सम राशि का वृषभ का मानिए दशमांश है, D1 चार्ट में ये वृषभ राशि अगर उदय हो रही है तो उसके दशमांश की गिनती मकर से की जाएगी। अब मकर से अगर दशमांश की गिनती आरंभ की तो मैक्सिमम वो तुला में जाके खत्म हो जाएगा, उससे ऊपर पहुंच ही नहीं सकता। इसलिए जहां से गिनती आरंभ होती उसकी पिछली 2 राशियां, वो राशियां हिडन हो जाती हैं, अदृश्य। अब वो लाइफ में क्या रोल प्ले करती हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो दशमांश में इन 2 राशियों को देखा जाना अति महत्वपूर्ण है। ये कहाँ पे स्थिति हैं, इनके स्वामी कहाँ हैं, इनके अधिपति कौन कौन से ग्रह हैं, इन राशियों को कौन से ग्रह एस्पेक्ट कर रहे हैं, इनमें कंजंक्शन युति कौन कौन से ग्रहों की है, ये सब चीजें देखी जानी चाहिए। अब दशमांश का निर्माण हो गया, दशमांश बन गया, तो मैं दो उदाहरण कुंडली के माध्यम से आपको इसे बताऊंगा और एक्सप्लेन करूंगा, जो आपके लिए थोड़ा सुगम होगा।
तो सर्वप्रथम अमिताभ बच्चन की कुंडली लेते हैं। अमिताभ बच्चन का D1 लग्न कुंडली कुंभ राशि की है। यदि दशमांश 1.3 डिग्री का होता है, यहाँ पर लग्न की डिग्री 3 से कम है, तो दशमांश कुंभ राशि का ही आएगा, वहीं से गिनती होगी 1। तो दशमांश भी कुंभ राशि का हुआ। अब ये अदृश्य राशियां दशमांश में कहाँ पे आएंगी? अदृश्य राशियां D1 चार्ट में कौन सी हैं? धनु और मकर। दशमांश में भी इनकी स्थिति सेम रहेगी, क्योंकि दशमांश भी कुंभ राशि का, दशमांश लग्न कुंभ राशि की है। अब इसके अधिपति ये दोनों अदृश्य राशियों के बृहस्पति और शनि हैं। और इन राशियों में कौन कौन से ग्रह बैठे हैं? मंगल, सूर्य, चंद्रमा, बुध। मकर में चंद्रमा बुध बैठे हैं, शनि से दृष्ट हैं, और सूर्य और मंगल बैठे हुए हैं धनु राशि में। अब 1968 जैसे ही बृहस्पति की दशा शुरू हुई और बृहस्पति में मंगल की अंतर्दशा आई 1968 में, तो इनका फिल्म इंडस्ट्रीज में पदार्पण हुआ, एंट्री हुई। अब बृहस्पति कौन है? हिडन राशियों के, धनु के, जो अदृश्य राशि है उसके स्वामी हैं। मंगल कौन है? जो धनु में बैठे हुए हैं अदृश्य राशि में। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहे हैं और इनको उस दिशा में ले गए। एक तरह से ये कार्मिक की है व्यक्ति के जीवन की। ऐसे तो दशमांश समस्त कर्मों को निर्धारित करता है, बताता है, पर व्यावसायिक जीवन में प्रोफेशंस का निर्धारण करने में ये सबसे महत्वपूर्ण योगदान देता है। और उसके बाद शनि की दशा आई, महादशा। बृहस्पति के बाद शनि की महादशा। शनि मकर राशि कैप्रिकॉर्न का स्वामी है, तो शनि की दशा का कालखंड ले लीजिए, बहुत ही उन्नति कारक है। अनेक जो सक्सेसफुल फिल्में उनकी बनी, दीवार हो और शोले हो और तमाम तरह की जो मुकद्दर का सिकंदर, ये सब इसी कालखंड में आई। तो कहने का मतलब ये है कि अदृश्य राशियों का जो रोल रहता है वो D10 चार्ट में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है और इसे 90% लोग, 90% क्या 95% लोग देखते ही नहीं हैं। और कोई जंप करता है, ये दशमेश अष्टम में चला गया है, अष्टमेश यहाँ आ गया, अरे भाई ये तो ये गड़बड़ हो गया है, ये रिजल्ट यहाँ दे रहा है तो ये यहाँ क्यों नहीं दे रहा है। इस तरह की अटकलें लगाते रहते हैं। तो ये एक रिसर्च ओरिएंटेड विषय है। मैंने इसे कम से कम 200 कुंडलियों में लगा के देखा और एकदम पिन पॉइंट पे ये जाता है इसका रिजल्ट। और दूसरी कुंडली मैं एक सफल व्यक्ति की बता रहा हूँ और उसे भी उदाहरण के माध्यम से मैं समझाऊंगा। ये मेष लग्न की कुंडली है और D1 चार्ट जो इसका है मेष लग्न का है और डिग्री ये और साइन है
इसलिए दशमांश की गिनती भी वहीं से शुरू होगी। लेकिन ये 3 डिग्री के नीचे का है और 3 डिग्री से कम है, तो पहला दशमांश मेष से शुरू होगा। तो दशमांश कुंडली मेष राशि से, दशमांश लग्न मेष राशि का हुआ। तो इसकी जो D1 चार्ट में यहाँ से गिनती होती है, उसकी पिछली राशि कौन सी हुई? मीन और कुंभ। मीन और कुंभ राशियों को अब आप दशमांश कुंडली में जब खोजेंगे तो ये मिलेंगी 11वें और 12वें भाव में। इनके अधिपति हैं शनि और बृहस्पति। जैसे ही राहु की महादशा शुरू हुई, राहु में राहु, तो इनका सिलेक्शन एज ए फ्लाइंग ऑफिसर डिफेंस सर्विसेज एयरफोर्स में हुआ। अब राहु कौन है? राहु बृहस्पति के घर में बैठे हुए हैं और बृहस्पति से दृष्ट भी हैं, तो राहु बृहस्पति की तरह ही एक्ट करेंगे, छाया ग्रह है। तो और बृहस्पति एक अदृश्य राशि, जो दूसरी अदृश्य राशि है कुंभ, उसको देख रहे हैं। ये सूत्र एकदम फिट बैठा और यहीं से लगभग पूरे राहु के कालखंड में इनकी इस जॉब में काफ़ी तरक्की भी हुई, आगे भी गए। पर जैसे ही दोबारा राहु के बाद बृहस्पति की महादशा शुरू हुई, तो बृहस्पति भी एक अदृश्य मीन राशि के स्वामी हैं, तो वो दूसरी अदृश्य राशि को देख रहे हैं, कुंभ को, 5वें भाव से, और यहाँ पे चंद्रमा बैठा हुआ। और वो यानी कि एयरफोर्स की सर्विस करने के बाद इन्होंने कंसल्टेंसी का बिजनेस भी शुरू किया, जो एविएशन सेक्टर में से रिलेटेड है, और उसमें भी ये बहुत सक्सेसफुल रहे और बहुत ही मान और प्रतिष्ठा मिली। और एक काफ़ी उम्र तक, यानी कि रिटायरमेंट की स्टेज के बियॉन्ड भी जो लाइफ में एज होती है, यानी कि 70 ईयर्स तक इन्होंने ये प्रोफेशन में इन्वॉल्व रहे पूरी तरह से। और इस तरह कहने का मतलब ये है कि सोचना हमें आगे पड़ेगा। मात्र कुंडली देख करके आखिर ये चीज़ें क्यों हो रही हैं, कैसे हो रही हैं, जब तक हम सोच आगे नहीं करेंगे, ज्योतिष में कोई नया सूत्र, नई चीज़ों का प्रतिपादन हो ही नहीं सकता। तो अपनी सोच को आगे बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए ये अदृश्य राशियों का जो महत्व होता है वे बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है और इस पर लोगों का ध्यान जाता ही नहीं और इसको देखते ही नहीं लोग। पहले तो वर्ग कुंडली की ही व्याख्या नहीं कर पाते बहुत से लोग। मेरा उन ज्योतिष जो सीख रहे हैं वो विद्यार्थी और जो एडवांस स्टेज में थोड़ा पहुंच गए हैं ज्योतिष की, उनसे ये विनम्र निवेदन है कि इसको अपनी कुंडली में और ज़्यादा से ज़्यादा कुंडलियों में लगा कर देखें। इसके नतीजे बहुत ही सटीक और कारगर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा पिछला वीडियो आपने लाइक किया, शेयर किया और सब्सक्राइब किया, उसके लिए दोबारा बहुत धन्यवाद। और ख़ास करके जो ज्योतिष के यानी कि कदरदान हैं और यह ज्योतिष की थोड़ी एडवांस नॉलेज रखते हैं, वो इस विषय को गंभीरता से लें।